हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से ही होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। आज की हमारी क्लास नंबर 22 के पार्ट में आप सभी का स्वागत है। ये प्रॉफिट लॉस की आज लास्ट क्लास है। इस लास्ट क्लास में कुछ ये भाषिक अर्थात भाषा का रूप रखते हुए प्रश्न रखे गए हैं। इन प्रश्नों को हम आज सॉल्व करेंगे। इनकी भाषा थोड़ी बड़ी होने के कारण मैंने इन प्रश्नों को लास्ट में या अंत में रखने का प्रयास किया है। इनको हम पहले भी करा सकते थे, ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत ही साधारण और सिंपल से प्रश्न है। इनको हमें आज सॉल्व करना है। ओके भाई, ओके ओके ओके। इस क्लास में हम कुछ इन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। आज तुम्हारा प्रश्न 171 प्रश्न क्या कह रहा है? एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 वस्तुएं हैं। वह पहली वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर उसके बाद वह दूसरी वस्तु के निश्चित मूल्य पर बेचता है। उसके बाद वह दूसरी पुस्तक के पहले पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 रुपये कम के मूल्य पर बेचता है, और फिर वह तीसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 कम पर, मतलब जो दूसरी है ना, क्या बोला जा रहा है, पर बेचता है। और फिर वह तीसरी पुस्तक को यहाँ पर थोड़ा सा छूटा गया है। वह तीसरी पुस्तक को दूसरी पुस्तक के कहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दिया गया। पहली पुस्तक के एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें हैं। वह पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, फिर वह उसके बाद दूसरी पुस्तक को पहले के विक्रय मूल्य से दूसरी पुस्तक को पहली पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 कम के मूल्य पर बेचता है, और फिर वह तीसरी पुस्तक के विक्रय मूल्य से 1 कम मूल्य पर बेचता है। इसी क्रमानुसार वह 11 पुस्तकें बेचता है। यदि वह 6वीं पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता है तो सभी 11 पुस्तकों के विक्रय मूल्य पर हुए लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। इस पे हमें ये समझना था, क्या बोला जा रहा है? वह 6ठी पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता है। यहाँ पर समझे क्या बोल रहा है? वह 6ठी पुस्तक को क्रय मूल्य पर बेचता है। मतलब अगर हम मान लें कि यहाँ पर हमारे पास पुस्तकें कितनी है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हमारे पास 11 पुस्तकें हैं। और बोला ये जा रहा है कि जो 6ठी पुस्तक है, 6ठी पुस्तक को वो क्रय मूल्य पर ही बेचता है। अगर मैंने इसका मान कितना मान लिया? x मान लिया। 6ठी पुस्तक का मैंने क्रय मूल्य कितना मान लिया? x मान लिया। अब यहाँ पर शेष, यहाँ पर इसकी लेफ्ट साइड में कितनी बची है? 1 2 3 4 5। तो बोला ये जा रहा था, पहली पुस्तक है ना, पहली पुस्तक का क्रय मूल्य जो है, पहली पुस्तक का क्रय मूल्य जो है दूसरी पुस्तक से 1 अधिक है। यहाँ पर अगर मैंने मान लिया x प्लस 5 है, x प्लस 5 क्या है? पहली पुस्तक का क्रय मूल्य है, तो दूसरी पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? दूसरी पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? x माइनस 1 कम है। दूसरी पुस्तक का जो क्रय मूल्य है, क्या बोला जा रहा था? क्या बोला था कि पहली पुस्तक को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है। तो यहाँ पर मान लो कि इसका विक्रय मूल्य, पहली पुस्तक का सेलिंग प्राइस x प्लस 5 है, तो दूसरी पुस्तक का सेलिंग प्राइस क्या होगा? पहली से 1 कम पर बेचता है। इसका जब x प्लस 5 है तो दूसरी का क्या हो जाएगा? x प्लस 4। कितना हो जाएगा? x प्लस 4। तो इससे 1 कम है कि नहीं है? बिल्कुल। तीसरी भी 1 कम कर देंगे, तीसरी भी 1 कम कर देंगे, फिर इसके बाद में चौथी भी क्या कर देंगे? चौथी भी 1 कम कर देंगे, और 5वीं क्या कर देंगे? 1 कम कर देंगे। इस प्रकार से हमारे व्यवस्थित यहाँ तक हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या कि 6वीं से 1 कम है ये वाली, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा, और x माइनस 4 हो जाएगा, x माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कंडीशन वहाँ पे दी थी सारी व्यवस्थित हो गई है कि 6वीं क्या कर रहा है? कॉस्ट प्राइस पर ही सेल कर रहा है, ठीक ना भाई? यही उसकी कॉस्ट प्राइस है, यही उसकी सेलिंग प्राइस है। लेकिन जो पहली वस्तु है, पहली वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है दूसरी वस्तु से 1 अधिक है। कहने का तात्पर्य दूसरी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है पहली वस्तु से
पहली वस्तु से क्या है भाई, एक कम है। तो पहली वस्तु कितनी है, पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना, x प्लस 5 है, तो दूसरी का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, x प्लस 4 हो जाएगा। अगर हम इस सारी टोटल कंडीशनों को ऐड करते हैं, टोटल कंडीशनों को अगर हम ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस आपको देखने को मिलेगी, कितनी देखने को मिलेगी, 11x, ठीक है ना भाई। टोटल को अगर हम ऐड करते हैं, टोटल को हम ऐड करते हैं, ओ सॉरी, यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, यहाँ पर जो हमारी सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ये क्या है, पूरी सेलिंग प्राइस है, ये क्या लिखी है भाई, ये सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल हो जाएगी हमारी 11x, ठीक है ना भाई। सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, टोटल हो जाएगी हमारी 11x, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर क्या बोल रहा था, एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 पुस्तकें हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, कॉस्ट प्राइस भी 11x है, कॉस्ट प्राइस भी 11x है, और सेलिंग प्राइस भी कितना है भाई, सेलिंग प्राइस भी भाई कितना है, 11x है। दोनों की कंडीशन है, मतलब इतने पे उसने खरीदी है, इतने पर ही उसने बेची है, तो जितने पर उसने खरीदी है और उतने पर ही उसने बेची है, तो क्या उसको प्रॉफिट हुआ है, नहीं, कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ है, ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, मतलब नो प्रॉफिट, ना ही प्रॉफिट हुआ है, और नो लॉस, मतलब ना लॉस हुआ है। मतलब दोनों कंडीशन आप कह सकते हैं, यहाँ पर ना तो लॉस हुआ है भाई, ना तो प्रॉफिट हुआ है, ये आपका यहाँ पे आंसर है, ठीक है ना। ओके, तो हमें यही ज्ञात करना था कि क्या प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो क्या यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है, ठीक है ना भाई। अब आते हैं हम अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, साधारण सी चीजें थी, आपको समझना था कि सीधे प्रश्न में जो बोला जा रहा था, एक दुकानदार के पास एक ही क्रय मूल्य की 11 वस्तुएं हैं, एक ही क्रय मूल्य की है, मतलब मैंने मान लिया कि उनका सबका क्रय मूल्य कितना है, x है, सबका क्रय मूल्य कितना है, x है, क्योंकि एक ही क्रय मूल्य की है, उनके क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस कैसे है, समान है। तो अगर मैंने हर एक का कॉस्ट प्राइस कितना माना है, x, तो 11 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। सिंपल सी बात है, दोनों सारी वस्तुओं को ऐड करेंगे, उनका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और फिर इसके बाद में जो कंडीशन बोली गई है उसको सॉल्व करके हम अगर निकालें, तो यहाँ पर टोटल निकलती है वैल्यू कितनी भाई, सेलिंग प्राइस कितनी निकलती है, 11x। अब ये 11x कैसे आ रही है, 11x इसलिए आ रही है, यहाँ पर प्लस के 5 है, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 4 से खत्म हो जाएगा, 4 से खत्म हो जाएगा, 3 से खत्म हो जाएगा, इसके बाद में 2 से खत्म हो जाएगा, 1 से खत्म हो जाएगा, केवल और केवल बचती है हमारे पास x बचता है, हमारे पास x की वैल्यू बचती है। तो 11x को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारे पास आ जाते हैं सेलिंग प्राइस 11x, तो कॉस्ट प्राइस 11x थी, सेलिंग प्राइस 11x थी। तो इस कंडीशन में जितने में वस्तु उसने खरीदी उतने ही में उसने वस्तुएं बेच दी हैं, तो ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है, बात खत्म, यही हमारा आंसर है, नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, 172 प्रश्न पर क्या बोल रहा है, 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, जबकि 10 कलमों को बेचने पर उसे 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। कितनी होती है भाई, 4 मोमबत्तियों के बराबर हानि होती है। लाभ व हानि का संख्यात्मक मान बराबर है तथा मोमबत्तियों का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा हो, तो मोमबत्ती तथा कलम के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। देखो भाई, पहली बात की जा रही है किसकी भाई, कॉस्ट प्राइस की, फिर है बात सेलिंग प्राइस की, ठीक है ना भाई। ओके, तो यहाँ पर बोला ये जा रहा है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि बोला क्या जा रहा है, मोमबत्तियों का कॉस्ट प्राइस, और फिर इसके बाद में कलम के कॉस्ट प्राइस का क्या है भाई, आधा है। किसके भाई, कलम के कॉस्ट प्राइस का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी भाई, कैंडल की, और फिर यहाँ पे बात करेंगे आप पेन की, ठीक है ना भाई। 2 कंडीशन दी गई है। तो बोला ये जा रहा है कि जो मोमबत्तियों का क्रय मूल्य है, कलम के क्रय मूल्य का आधा है। किसका भाई, अगर हम इसका मान लें कितना भाई, 2x, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका x हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अगर कलमों की कॉस्ट प्राइस अगर 2x है, तो इसकी कैंडल की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी,
एक्स हो जाएगी, क्योंकि क्या है भाई, कलमों के कॉस्ट प्राइस का आधा है मोमबत्तियों की कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना भाई। तो यहाँ तक हमने देखा है। अब हमें ज्ञात करनी है क्या भाई, सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है, ठीक है ना भाई। तो सेलिंग प्राइस ज्ञात करनी है, तो सेलिंग प्राइस के लिए हम देखेंगे कि बोला क्या गया है, 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति को 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में आपको यहाँ पर देखना था, फर्स्ट कंडीशन में क्या देखना था कि 10 मोमबत्तियों को बेचने पर, मतलब मोमबत्तियों को हम क्या मान रहे हैं, मोमबत्तियों को x। तो यहाँ पर अगर हम 10x इसकी क्या मान लें, क्या मान लें भाई, 10x क्या मान लें हम इसका, क्या भाई 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो हम क्या मान लें, इस 10x को क्या मान लिया मैंने, क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस मान लिया। क्या मान ली भैया, कॉस्ट प्राइस। मतलब जो हमारे पास 10 मोमबत्ती है, 10 मोमबत्तियों की हमने कॉस्ट प्राइस कितनी मान ली है, 10x मान ली है, ठीक है ना। और इसको प्रॉफिट कितना होता है, इसको प्रॉफिट होता है कितना भाई, प्रॉफिट हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है 3 पेन, मतलब कितनी भाई, 3 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर इसको प्रॉफिट होता है। तो बस कुछ नहीं करना था, 3 पेन अपॉन यहाँ पर 10x, ये आपका यहाँ पर परसेंटेज को निकालना है, तो यहाँ पर 100 निकाल लीजिए आप, ठीक है ना भाई। ओके, यहाँ तक हम आ गए। फिर इसके बाद में सेकंड कंडीशन में आप समझेंगे, सेकंड कंडीशन में आप समझेंगे, यहाँ पर आपसे बोला गया था जबकि 10 कलमों को बेचने पर, 10 कलमों को मतलब ये 10 कलमों को बेचने पर उसे 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पर कितनी भाई, 10 कलमों को बेचने पर उसको कितने का हो रहा था भाई, उसको हो रहा था प्रॉफिट हो रहा था उसको 4 किसका हो रहा था, मोमबत्तियों का, मतलब कैंडल का, 4 कैंडल का उसको प्रॉफिट हो रहा था। और यहाँ पर सबसे पहली बात यहाँ पर बोली क्या गई है कि जो कैंडल है, कैंडल का कॉस्ट प्राइस है किससे भाई, इससे कैसा है, जो मतलब किसका था भाई, ये पेन का है, पेन के कॉस्ट प्राइस से आधा है, किससे भाई, पेन के कॉस्ट प्राइस से आधा है। तो ये यहाँ पर हमने निकाला था किसका भाई, कैंडल का, ये किसका है भाई, कैंडल का है। और हम निकालेंगे पेन का कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम सिंपली 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। 2 से क्यों करना पड़ेगा, 2 से इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि जो यहाँ पर पेन का कॉस्ट प्राइस है कैंडल से कैसा है, दोगुना है। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा इसका, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा कितना, 20 यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे तो आप कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 मान लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा 20x, ठीक है ना भाई, और 100%। फिर एक कंडीशन में यहाँ पर बोला गया था, क्या बोला गया था, यहाँ पर बोला गया था लाभ व हानि का संख्यात्मक मान बराबर है। यहाँ पर संख्यात्मक मान कैसे है भाई, बराबर है। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, आपको प्रॉफिट और लॉस के मान कैसे कर लेने थे, बराबर 3p अपॉन 10x इंटू 100% और इक्वल टू, क्योंकि ये बराबर है तो आपको बराबर कर लेना था, क्या कर लेना था, आपको यहाँ पे बराबर कर लेना था कितना है, 20x इंटू 100, ठीक है ना भाई। अब आप इसको सिंपली कट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। ओके यहाँ पे आपने कट किया, तो यहाँ पर किससे कट जाएगा, 2 कट हो जाएगा। यहाँ पे कट किया तो यहाँ पर हो जाएगी 2 वैल्यू। यहाँ पर पेन अपॉन कैंडल की वैल्यू आ जाएगी 2/3, मतलब पेन की कीमत होगी कितनी भाई, यहाँ पर 2 और कैंडल की जो सेलिंग प्राइस होगी 3, मतलब पेन की सेलिंग प्राइस होगी 2 और कैंडल की सेलिंग प्राइस होगी आपकी 3। बस यहाँ पे आपको लिखना था कैंडल की सेलिंग प्राइस 3 है और पेन की सेलिंग प्राइस कितनी है, 2 है। कितनी है भाई, 3 है और 2 है। और हमसे पूछा, बस यही गया था कि क्या बोला गया था, कैंडल और पेन का सेलिंग प्राइस का अनुपात, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/2। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता, 3/2 इसका अनुपात होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमें इसे करना था। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। आज का हमारा ये प्रश्न कैसा है, अगला प्रश्न 173 प्रश्न क्या कह रहा है, ए तथा बी एक वस्तु को समान मूल्य पर खरीदते हैं तथा बाद में सी ए तथा बी की वस्तुएं एक समान मूल्य पर किसी एक को 240 में खरीद लेता है, किंतु एक का लाभ प्रतिशत P% है तथा बी का लाभ प्रतिशत Q% है, क्योंकि बी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। यदि सी
एक वस्तु को डी के लिए उस वस्तु को क्रय मूल्य क्या बोला है, यदि सी एक वस्तु को डी को यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पर लिखा है सी यदि सी एक वस्तुओं को डी को P% लाभ पर बेच दे, तो यहाँ पर आपको लिखना है डी को P% लाभ पर बेचे तो उस वस्तु को क्रय मूल्य क्या होगा, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है ना, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जो सी एक वस्तु को डी को P% लाभ पर बेचे तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, जबकि Q इक्वल टू कैसे है भाई, P का 41 सही 2/3%। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहली कंडीशन है क्या भाई, कॉस्ट प्राइस। सबसे पहली कंडीशन है कॉस्ट प्राइस, पर सेकंड कंडीशन में होगी सेलिंग प्राइस। ठीक है ना भाई, ओके। यहाँ पर बोला गया था ए तथा बी एक वस्तु को समान मूल्य पर खरीदता है तथा बाद में सी ए और बी की वस्तुएं एक समान मूल्य पर को 240 में खरीद लेता है। कितने में खरीद लेता है, 240 में खरीद लेता है। कितने में खरीद लेता है भाई, 240 में खरीद लेता है। मतलब दोनों की उसने सेलिंग प्राइस कितने, 240 दे दिए। कितने दे दिए भाई, सेलिंग प्राइस दोनों की 240 दे दी है। मतलब हमारे पास ए और बी की दोनों कंडीशन यहाँ पर आ गई है। ठीक है ना, कौन सी भाई, सेलिंग प्राइस है। ठीक है भाई, ओ। फिर इसके बाद में बोला जा रहा है ए का P% 240 में खरीद लेता है, किंतु ए का P% तथा बी का Q% लाभ है, क्योंकि बी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। जो बी है ना अपने लाभ की गणना किस पे करता है, विक्रय मूल्य पर करता है। यदि सी एक वस्तु को डी को P% लाभ पर बेचे तो क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है ना भाई, ओके। यहाँ पर कुछ छूटा है क्या, प्रश्न में कुछ छूटा है क्या, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि प्रश्न में कुछ छूटा है। तो यहाँ पर प्रश्न में छूट कुछ भी नहीं आ रहा है। अब हमें कंडीशन इसको सॉल्व करनी है। कौन सी कंडीशन सॉल्व करनी है, कि जबकि Q बराबर P का 41 सही 2/3% है। 41 सही 2/3% का मतलब क्या कर रहा है, 41 सही 2/3% का मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, 41 सही 2/3%। इसको क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौको 12 125/3 इंटू 1/100। ठीक है ना, परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। यहाँ पर 25 पंचे और 25 चौको। ठीक है मैंने, ओके। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/12। कितना आ जाएगा, 5/12। और फिर इसके बाद में बोल क्या रहा था, जो Q है इक्वल टू P का, किसका भाई P का यहाँ पर ये आ रहा था वैल्यू। ठीक है भाई, ओके। तो बस यहाँ से आपको सॉल्व करना था। कहाँ से भाई, यहाँ से आपको सॉल्व करना था। क्या करना था भाई, यहाँ से आपको सॉल्व करना था। किंतु ए का लाभ प्रतिशत P% है। ए का लाभ कितना है भाई, लाभ कितना है, P%। ए का लाभ कितना है भाई, P% है, तथा बी का लाभ Q% है। ठीक है ना, बी का लाभ कितना है, Q% है। ओके। बी का लाभ है Q% और ए का लाभ है कितना भाई, P%। ठीक है ना भाई, ए का लाभ है P%। तो ए का लाभ P% है, तो यहाँ पर हमें P का मतलब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है, 5/, अगर हम इसको ऐसा कर दें कि यहाँ पर P इसको अपॉन में ले रहा हूँ, P अगर मैं अपॉन में ले रहा
यहाँ पर Q की वैल्यू होगी 5 और P की वैल्यू होगी 12। ठीक है ना भाई, ऐसा अगर हम कर सकते हैं, ऐसा अगर हम कर सकते हैं, ठीक है ना भाई, ऐसा अगर हम कर सकते हैं तो हम शायद इसको सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर 240 आपकी सेलिंग प्राइस है, इसका 12%। ठीक है भाई, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर ऐसा करेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो गलती कर बैठेंगे, थोड़ा इसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप समझे तो आपको कैसा करना है, यहाँ पर आप इसको ऐसा ना करके सीधा ही समझें। ठीक है ना, सीधे ही आप इसको समझें कि यहाँ पर आप कर सकते हैं कैसा, यहाँ पर Q की वैल्यू आपकी आ रही है, Q की वैल्यू आ रही है कितनी भाई, P का 5/12। ठीक है ना, P का 5/12। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, क्या नहीं करना था, आपको कुछ भी नहीं करना था। आपके पास वैल्यू दी गई है कितनी भाई, 240। ठीक है ना, 240 का आपको यहाँ पे करना है 5/12। कितना करना है, 5/12। तो 5 एकम 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ठीक है ना, 20 पंचे 100। कितना आ रहा है भाई, 20 पंचे 100। क्या है भाई, 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। ठीक है ना भाई, ये प्रॉफिट कितना आ रहा है आपके पास, प्रॉफिट आ रहा है आपके पास यहाँ पर 100। तो अगर 240 में से, अगर मैं 240 में से 100 माइनस कर देता हूँ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 100 माइनस कर देता हूँ, 100 माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पर जो आएगा वो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 140। कितनी आ जाएगी, 140। और ये जो 100 है, 100 क्या है, ये 100 क्या है, 100 क्या है, 100 है हमारी कॉस्ट प्राइस। क्या है भाई, 100 हमारी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है ना भाई, क्या है भाई, 100 हमारी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है भाई, ओके ओके, तो 100 हमारी कॉस्ट प्राइस है। और हमसे फिर आगे क्या हो रहा जा रहा था, एक ही समान मूल्य पर प्रति को 40 में खरीद लेता है, किंतु A का 20% और B का Q% है। B अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है। अब इसके बाद में यहाँ पर बोला गया है कि B है ना, अपने लाभ की गणना किस पे करता है भाई, वह लाभ की गणना किस पे करता है, वह लाभ की गणना करता है अपने सेलिंग प्राइस पर। किस पर करता है भाई, वह अपने लाभ की गणना किस पे करता है, सेलिंग प्राइस पे करता है। यहाँ पर दोनों की प्रॉफिट, यहाँ पर हम कुछ छोड़ रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ छोड़ रहे हैं। ऐसा क्या कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर बोला जा रहा है बी है ना, अपने जो लाभ की गणना किस पे करता है, लाभ की गणना करता है वह किस पर भाई, वह लाभ की गणना कर रहा है अपनी सेलिंग प्राइस पर। सेलिंग प्राइस कितनी है भाई, 240। कितनी है, सेलिंग प्राइस है 240। ठीक है ना भाई, सेलिंग प्राइस है 240। ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस है 240। ठीक है, ओके ओके। वह अपने लाभ की गणना करता है 240, भी अपने लाभ की गणना 240 विक्रय मूल्य पर करता है। ठीक है, चलो इस प्रश्न को हम देखते हैं कल देख लेंगे। इस प्रश्न को कल सॉल्व करते हैं। इसमें कहीं ना कहीं त्रुटि समझ में आ रही है, तो इसको देखते हैं हम कल। ठीक ना, ओके। यहीं पर आज इसको ग्राम देते हैं, कल देखते हैं कि कहाँ पर इसमें त्रुटि देखते हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जैसे आप फिर मिलते हैं हम कल।